10 घंटे कंप्यूटर पे काम है। कैसे करें कि अपनी आँखों को सेफ रख सकें और अपने काम को भी बनाए रखें? सबको एडवाइस करते हैं एक 20-20-20 करके होता है महाराज जी। 20 मिनट के बाद आप एक 20 सेकंड का ब्रेक ले लो और 20 फुट दूर देख लो। अच्छा, मोतियाबिंद जो काला मोतियाबिंद है, समय से इलाज ना किया जाए तो क्या वो अंधापन ला सकता है? काला मोतियाबिंद या जिसको हम लोग ग्लूकोमा भी कहते हैं जी। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आँखों को रेस्ट कितना होना चाहिए, कितनी देर सोना चाहिए? 6 से 8 घंटे महाराज जी सोना एक अच्छी हैबिट है। पिज्ज़ा बर्गर का भी प्रभाव आँखों पर पड़ता है? गलत बिल्कुल प्रभाव? महाराज जी, ये जो जंक फूड्स होते हैं इनमें महाराज जी ऑक्सीडेटिव रेडिकल स्ट्रेस करके एक चीज़ होती है जिससे पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचता है। हाथों को मल के थोड़ा सा आंखों की सिकाई करिए तो इससे थोड़ा सा आंखें रिलैक्स हो जाती है। तो आजकल मार्केट में ड्रॉप्स अवेलेबल हैं, उसको डालते हैं तो थोड़ा सा आंखों की ड्राइनेस जो है वो ठीक रहती है। तो टेक्नोलॉजी मेडिकल फील्ड में इंडिया आज की डेट में नंबर 1 में है पूरे वर्ल्ड में। गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे। बहुत सौभाग्य की बात है, बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारे जो मेहमान हैं वह दिल्ली से आए हैं और भैया श्री राहिल चौधरी जी के लिए एक बार सुंदर तालियां। राहिल चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत गौरी गोपाल में। आपने बहुत कम उम्र में, बहुत कम आयु में बहुत लंबा मुकाम प्राप्त किया है और आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं आँखों के। लगभग 7-8 हॉस्पिटल आप चलाते हैं, रन करते हैं और सभी की रोशनी उनको देते हैं। कितना भी बिगड़ा हुआ केस हो आँखों का, पूरा ये प्रयास करते हैं कि उसे ठीक किया जाए। और आज हमारी वृद्ध माएँ भी आपको सुनने के लिए यहाँ आई हैं और भक्तजन आज आपको सुनेंगे और बहुत लोगों को आपसे सीखने को मिलेगा, सबका लाभ होगा। बहुत बहुत स्वागत आपका गौरी गोपाल में। धन्यवाद महाराज जी फॉर दैट काइंड इंट्रोडक्शन। एंड मेरा सौभाग्य है कि आज हम आपकी सभा में आपके साथ शामिल हो पाए। एंड पूरा प्रयास करूंगा कि हमारे साथ जो भी जुड़े हैं उनके आँखों की समस्याएं के बारे में, आँखों के बारे में जो मिथ्स हैं उन सबको क्लियर करें और कैसे अपनी आँखों का ध्यान रखें उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँ। बहुत सुंदर। आज ये यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं कि आपकी आँखें ही खराब ना हों। लापरवाही हम करते हैं तो आँखें खराब होती हैं और फिर उसके इलाज में लाखों रुपए आपके खर्च हो जाते हैं। तो हम डॉक्टर साहब से सबसे पहला प्रश्न करेंगे कि धूल मिट्टी और प्रदूषण का भी क्या आँखों पर प्रभाव पड़ता है? जो धूल उड़ती है, जैसे हम साइकिल से चल रहे हैं, गाड़ी से चल रहे हैं, हमें नहीं पता होता पर बहुत बारीक धूल के कण होते हैं जो हमारी आँखों को प्रभावित करते हैं। तो क्या मिट्टी धूल गाड़ी से चलने पर, टू व्हीलर से, साइकिल से, पैदल या दौड़ने से आँखों पर धूल का प्रभाव पड़ता है? जी महाराज जी, ऊपर वाले ने हमारी आँखों का सिस्टम इतना अच्छा बनाया है कि हमारी आँखें अपने आप को खुद ही साफ करती हैं। जी। हमारी आँखों में आंसू हैं जो हमारे आँखों को धोते हैं। हमारी पलकें जब झपकती हैं तो एक तरह से आँख को वाइपर की तरह साफ करती हैं। साथ ही साथ हमारे आंसू में कीटाणु मारने की क्षमता है, उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ऊपर वाले ने आँखों का सिस्टम तो बहुत अच्छा बनाया है कि आँखें खुद ही अपने आप को साफ करती हैं, लेकिन कुछ लोग इन सब डस्ट पोल्यूशन से सेंसिटिव हो सकते हैं। तो ये जो डस्ट पोल्यूशन के कण होते हैं, ये जब हमारी आँख के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी आँखों की जो आगे की टीयर फिल्म होती है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। इसकी वजह से आँख में एलर्जी की प्रॉब्लम और ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो लोगों को अक्सर खुजली होना, लाली लगना, पानी निकलना, जलन होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स बनती हैं। तो अक्सर हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों से सेंसिटिव हैं
तो थोड़ा सा जब आप बाहर निकलें, डस्ट पोल्यूशन में निकलें, धूल मिट्टी में निकलें, तो आंखों को प्रोटेक्ट करें। एक चश्मा लगाएं जिससे ये कण जो है आंखों को ना टच करें। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम रेगुलर बन रही है और आपको आराम नहीं आ रहा, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलके इसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ कि वो गलत बातों में आ जाते हैं कि वो रोज़ घर जाके आंखों को धोना शुरू कर देते हैं, पानी के छपके मारना शुरू कर देते हैं, या बाहर जाते हैं दवाई की दुकान से कोई भी दवाई लेके आंख में डालना शुरू कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए। तो आँखों की छींटे जो मारने का कहा जाता है, तो वो मारना चाहिए कि नहीं? नहीं महाराज जी, हमारी आंखों में जो ऊपर की सतह है वहाँ पे कुछ ऑयल्स होते हैं जो हमारी आंखों को लुब्रिकेटेड रखते हैं। अगर बार बार हम आंखों पे पानी के छपके मारेंगे तो ये जो ऑयल्स होते हैं ये धुल जाते हैं और हमारी आंख में सूखापन या ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो रोज़ सुबह उठ के आंख में पानी के छपके मारना, फिर 2 घंटे बाद दोबारा छपके मारना, फिर 2 घंटे बाद दोबारा छपके मारना, ये एक बहुत ही ख़राब आदत है। इससे आंख में नुकसान होता है। जी। अच्छा, घरेलू नुस्खे लोग अपना लेते हैं आँखों में डालने के लिए, कि किसी ने कुछ डाल दी आँखों में कि चलो दादी नानी ने ये बोला था कि आँखों में ये डाल लो ठीक हो जाएगा। तो ये जो घरेलू नुस्खे हैं ये हमें अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं महाराज जी। और अक्सर हम देखते हैं लोग इस तरह की बातें करते हैं कि आँख में गुलाब जल डाल लो, आँख में शहद डाल लो, कुछ लोग आँख में घी डाल देते हैं। इस तरह की चीज़ें करना आँखों के लिए नुकसानदायक है। ये सब एलर्जेंस होते हैं। साथ ही साथ महाराज जी, आप ये जो गुलाब जल और ये सब चीज़ें जो शहद मार्केट में अवेलेबल है, ये स्टेराइल नहीं है, ये आंखों में डालने के लिए नहीं बना। हाँ। तो कभी कभार इनकी वजह से आंखों में इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। मैंने सुना है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, नवजात, उनके बच्चों की आंखों में कोई दिक्कत हो, तो मैंने पुरानी दादी नानी से सुना था कि माँ का जो दूध होता है, तो माँ अपनी दूध की धार एक बच्चे की आंख में डाल देती है। हल्की सी कोई बच्चों में दिक्कत हो जाए ना आँखों की, तो माँ अपना जो दूध पिलाती है बच्चों को, वही दूध की बूंद आँखों में डाल देती है। तो ये भी मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है ये सब, लेकिन सुना है इस बारे में भी कि माताएं दूध का प्रयोग बच्चों की आँख में कर देती हैं। तो ये सही है? नहीं गुरुजी, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। और साथ ही साथ हम लोग आजकल देखते हैं कि माताएं अपने बच्चों की आंख में काजल लगाती हैं या सूरमा लगाती हैं। ये लगाना भी बहुत गलत आदत है। तो काजल ना लगाएं। नहीं महाराज जी, आपको क्या लगता है इस काजल से बच्चे का क्या फ़ायदा होता होगा? पर काजल लगाने की तो हमारी प्राचीन परंपरा है महाराज जी। अक्सर मैं पेरेंट्स से, माता पिताओं से पूछता हूँ ये बात कि अगर आप अपनी बच्चों की आंख में ये काजल या सूरमा लगा रहे हैं तो इसका क्या कारण है? तो कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें लगता है इससे बच्चे की आंखों की रोशनी तेज़ हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ये कंप्लीट मिथ है। कुछ पेरेंट्स को लगता है कि इससे आंखों का साइज़ बड़ा हो जाएगा, ये भी बिल्कुल मिथ है। कुछ लोगों को लगता है कि इसको लगाने से आगे चश्मे का नंबर नहीं लगेगा, ये भी एक मिथ है। बच्चे की आंख में काजल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। रादर कभी कभी हम देखते हैं कि कई सारे पेरेंट्स एक ही काजल की स्टिक को अलग अलग बच्चों की आंख में सेम स्टिक को यूज़ करते हैं और उससे आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। पहले जो काजल बनती थी ना, वो कैसे बनती थी कि जो दीपक जलता था, दीपक की जो लौ है, उसकी राख ऊपर ना लौ जो ब्लैक है, उसमें हल्का सा शुद्ध गाय का देसी घी मिलाकर, और वो काजल का प्रयोग लोग करते थे। गाय के देसी घी को दीपक देसी घी का जल रहा है, उसकी जो लौ है, यशोदा मैया भी भगवान श्री कृष्ण को काजल लगाती हैं और कौशल्या मैया भी भगवान श्री राम को काजल लगाती हैं। तो काजल लगाने की परंपरा पुरानी है। इससे आँखों का क्या संबंध है वो तो आप डॉक्टर हैं, बता पाएंगे बेहतर। लेकिन जो मैं जानता हूँ वो इतना जानता हूँ कि काजल लगाने से आँखें और भी सुंदर लगती हैं। बिल्कुल, बस काजल लगाने का इकलौता फ़ायदा ये है कि बस आंखें दिखने में सुंदर लगती हैं जी। इसके अलावा बच्चों की आंख में काजल लगाने का महाराज जी अच्छा नहीं मानते, और बच्चे तो वैसे ही सुंदर हैं, क्यों उनकी आंख में काजल लगा के उनकी आंख में प्रॉब्लम्स डालनी है? आजकल जो काजल बाजार की मिल रही है वो काजल में भी मिलावट हो सकती है। बिल्कुल, उसी काजल से प्रॉब्लम है सारी। लेकिन यदि हम देसी काजल जो हम बोल रहे हैं कि वो लौ, दीपक की लौ, उससे
फिर देसी घी शुद्ध गाय का मिलाकर लगाएं, वो तो नुकसानदायक नहीं होगा। महाराज जी, अगर काजल लगाना है देसी तरीके से बना के लगा सकते हैं, फिर भी बच्चों की आंख में लगाना अवॉइड करना चाहिए। मतलब बड़े लगा रहे हैं उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता। पर काजल लगाना मतलब बच्चों को ही लगाई जाती है काजल। नहीं देखिए, हमारे ब्रजमंडल में तो बूढ़े लोग भी काजल लगाते हैं, बच्चे भी काजल लगाते हैं। लेकिन काजल ठीक है, आपके हिसाब से काजल लगाना ऐसा है कि देखो माँ, आजकल क्या होता है, माँ हाथ धुलती है नहीं धुलती, जबकि काजल लगाने के पहले हाथ प्रॉपर धुलना चाहिए, क्योंकि बच्चे की आंख में जा रही है ना, माँ की उंगली से लगा रही है। तो यदि माँ के हाथ में कोई बैक्टीरिया हुआ और आंख बहुत नाजुक जगह है, यदि काजल लगा रहे हैं तो कहीं वो आपके हाथों का बैक्टीरिया बच्चों की आंख में न जाए, इसलिए डॉक्टर साहब अपने वैज्ञानिक दृष्टि से, साइंटिफिक दृष्टि से कह रहे हैं। पर जो आध्यात्मिक दृष्टि कहती है वो ये कहती है कि काजल लगाना शुभ माना जाता है। जी महाराज जी। तो काजल प्रॉपर जो प्राचीन तरीका था, सुरमा लोग लगाते थे। सुरमा भी पहले के ज़माने में ना अलग ढंग से बनता था, और वह सुरमा लगाने से भी, वह भी एक औषधि है, तो औषधि के रूप से लोग उसका प्रयोग करते चले आए हैं। अच्छा, रोज़ाना आँखों की सफाई कैसे करें? जैसा मैंने पहले बताया कि आंखों की सफाई के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना महाराज जी। जो हम लोग देखते हैं, अक्सर लोगों की ये आदत सी बन गई है कि सोने से पहले आंखों में कोई आयुर्वेदिक ड्रॉप डाल लेते हैं, या सुबह उठ के वो आंखों को पानी के छपके मार के धोते हैं। तो इस तरह की आदतों से आंखों का कोई फ़ायदा नहीं होना। तो हमारी आंखों का ऊपर वाले ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि वो अपने आप को खुद साफ कर लेती है। अच्छा, आँखों को बेहतर बनाए रखने के लिए क्या खाएं? क्या खाने से आँखों की रोशनी मस्त रहती है? मतलब बढ़ती तो नहीं, अब जो है जितनी उतनी बनी रहे सदा जी। क्या खाएं कि रोशनी प्रॉपर मेंटेन रहे? बहुत सारे फूड्स हैं महाराज जी जो आंखों के लिए अच्छे माने जाते हैं, जैसे गाजर है, हरी सब्जियां हैं। हरी आंवला सब्जी में क्या है? हरी सब्जियां में आपका तुलसी हो गया, मिंट हो गया, आपका नीम हो गया, करी पत्ता हो गया। ये सब विटामिन मिनरल्स में बहुत रिच होते हैं। आंवला हो गया, पपाया हो गया, नट्स हो गए, बादाम हो गए, काजू हो गए, ये सब आंखों के लिए, इनमें विटामिन ई की मात्रा बहुत अच्छी होती है। इसमें कॉड लिवर ऑयल्स हो गया, इसमें ओमेगा 3 होते हैं। तो ये सब आंखों के लिए फूड्स बहुत हेल्दी माने जाते हैं। लेकिन इसमें अक्सर महाराज जी गलत फहमी लोगों के मन में ये हो जाती है कि उनको लगता है कि अगर आंखों की नज़र कम हो रही है तो वो भर भर के गाजर खाना शुरू कर देते हैं, भर भर के हरी सब्जियां खाना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ गलत है। अगर आँख में कोई बीमारी है तो उसके लिए हमें आपको दवाई देनी ज़रूरी है। ये सब जो चीज़ें हैं, गाजर, हरी सब्जियां, ये जनरली आपकी आंखों के लिए हेल्दी रहती है कि आपको बीमारियों से दूर रखती है। लेकिन अगर बीमारी है तो उसका प्रॉपर इलाज कराना ज़रूरी है। प्रॉपर आँखों में रोशनी कम है तो इलाज कराना ज़रूरी है, बात सही है, इलाज कराना ही चाहिए। अच्छा, आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगने लग जाता है, तो छोटे छोटे बच्चों को क्यों चश्मा लगता है? क्या कमी रह जाती है उनके शरीर में? क्या दिक्कत है? महाराज जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल ये हो रही है कि जब बच्चे रोना शुरू करते हैं, रोते हैं जब, रोते हैं, या अपने माँ बाप को तंग कर रहे होते हैं, तो अक्सर उनके माँ बाप उनके हाथ में वो फ़ोन पकड़ा देते हैं, फ़ोन, और वो घंटों 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 इस फ़ोन पे लगे रहते हैं। और इसकी वजह से हम सबकी आंखों में माइनस के चश्मे का नंबर, या बच्चों की आंख में चश्मे का नंबर आ रहा है। और आप महाराज जी, बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अभी इंडिया में ऑलमोस्ट 50 to 60% बच्चों की आंख, जो 18 से कम की उम्र में है, 50 to 60% बच्चों की आंख में चश्मे का नंबर ऑलरेडी चढ़ चुका है जी। और ये जो इंसिडेंस है ये टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। तो ये कोविड से भी एक बड़ा पैंडमिक समझा जा रहा है। मतलब नौजवान बच्चों को चश्मा अनिवार्य सा होता चला जा रहा है। बिल्कुल, और इसके जिम्मेदार हम खुद हैं कि जो हम पूरे दिन मोबाइल कंप्यूटर में लगे रहते हैं, उससे हमारी आंख में चश्मे का नंबर चढ़ रहा है। मतलब ये मोबाइल बहुत नुकसान भी पहुंचा रहा है। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप महाराज जी आंखों के लिए जहर है। सारे आंखों में चश्मा आने की प्रॉब्लम, ड्राइनेस की प्रॉब्लम, अक्सर एलर्जी की प्रॉब्लम्स, ये सब आपके मोबाइल कंप्यूटर से होती है। जो रात को स्लीप वेक साइकिल है कि बच्चों को रात को लेट नींद आ रही है, 2-2, 3-3 बजे तक बच्चों को नींद नहीं आती, ये सारी प्रॉब्लम्स मोबाइल की वजह से हो रही हैं।
तो क्या खाएं बच्चे की चलो पहला तो आपने बोला कि मोबाइल ही मत दो, तो समझ लियो मेरी माँ, बच्चों को पहला तो मोबाइल ही मत देना यदि उनकी आँखों को बचाए रखना है तो। चलो अब किसी बच्चे ने देख लिया मोबाइल पर, अब नहीं देखेगा, तो अब यदि उसे चश्मा लग गया है बच्चे को, 5 साल का बच्चा है या 10 साल का या 15 साल का, उस बच्चे को यदि चश्मा लग चुका है तो कैसे, क्या उस बच्चे का चश्मा उतारा जा सकता है, उतर सकता है? बिल्कुल। और इसमें महाराज जी हमें ये समझना है कि आयुर्वेदा और होम्योपैथी आजकल बहुत आगे बढ़ चुकी हैं जी। लेकिन अगर किसी इंसान की आंख में चश्मे का नंबर है तो उसका इलाज सिर्फ एक और एक ही है, एक ऑपरेशन, जिससे हम ये नंबर को पूरी लाइफ के लिए हटा सकते हैं। लेकिन महाराज जी ये जो चश्मा हटाने के ऑपरेशन है ना, ये 18 साल से उम्र ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए करा जा सकता है। तो जो बच्चे 18 से कम की उम्र में हैं उनके लिए 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर वो चश्मा नहीं पहनना चाहते, क्योंकि चश्मा पहनना एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम ही है, अब बच्चे को क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, स्विमिंग करना है, स्कूल में इतनी सारी एक्टिविटीज़ होनी है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो हर जगह चश्मा पहन के तो वो जा नहीं सकता। तो 2 तरीके हैं जिससे हम बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। एक कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, तो एक पतला सा लेंस होता है, उसको आँख में चिपका लेते हैं, और एक ऑर्थो के करके होता है जिससे बच्चा वो रात को लेंस पहनता है, सुबह हटा देता है, तो 24 घंटे के लिए उसको चश्मे से आज़ादी मिल जाती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि लेंस का प्रयोग कर लेना चाहिए। महाराज जी अगर छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, अब उनका चश्मा हटाने का ऑपरेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये ऑपरेशन तो 18 के ऊपर ही होते हैं। तो अब छोटी उम्र के बच्चे अगर उनको चश्मे के बिना रहना है तो उनके पास क्या ऑप्शन है? लेंस वाला ऑप्शन है। तो लेंस सफल है? लेंस बिल्कुल सफल है, और ये लेंस भी महाराज जी 2 तरह के होते हैं। एक लेंस होता है जो सुबह के टाइम पहना जाता है, एक लेंस होता है जो रात के टाइम पहना जाता है, और दोनों बहुत ही सफल है। अच्छा, लेंस तो आजकल हमारी बहन बेटियां भी मेकअप में लेंस का प्रयोग करती बिल्कुल, हैं। वो कलर लेंसेज पहनती हैं। अच्छा, कलर लेंसेस होता है, आंखें बदल लेती हैं। जी, आंखों का रंग बदल देते हैं उससे। अच्छा ये बताइए, आंखों में जो ब्लैक है हमारी, ये पुतली बोलते हैं गांव की भाषा में, जी, पुतली, जी। और ये जो वाइटनेस है ये इसको क्या बोलते हैं? इसको स्क्लेरा कहते हैं महाराज जी। तो ये वाइट और ब्लैक का क्या कॉम्बिनेशन है, क्यों है ऐसी आंख हमारी? पुतली जो है महाराज जी, ये जिसको आपको काला हिस्सा दिख रहा है, हाँ, एक्चुअली ये काला रंग जो है आंख के एक और हिस्से से आता है जिसको आइरिस कहते हैं। जो हमारे आंख का सबसे आगे वाला हिस्सा है जिसको हम पुतली कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, वो एक्चुअली ट्रांसपेरेंट है, वो शीशे की तरह साफ है। अच्छा, तो ये जो आंख में रंग आता है, किसी का काला रंग है, किसी का भूरा रंग है, किसी का हरा रंग है, किसी का नीला रंग है, वो हमारी आंख में जो आइरिस वाला पार्ट है उससे आता है। यदि ये ब्लैकनेस ना हो हमारी आंखों में, पूरा वाइट आंख हो? हाँ, तो ये ब्लैकनेस का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ब्लैकनेस कंट्रोल करती है कि हमारे आंख में कितनी लाइट जाएगी। वाह, तो जैसे कैमरा का महाराज जी अपर्चर होता है ना, वो अपर्चर बड़ा छोटा होता है, ऐसे ये ब्लैक वाला हिस्से को प्यूपिल कहते हैं। ये बड़ा छोटा होके कितनी लाइट हमारी आंख में जाएगी उसको कंट्रोल करता है। मैंने सुना है कि कैमरे का आविष्कार करने वाले ने भी आँख को ही पहले गौर से देखा है। बिल्कुल, हम सब ने हमारी बॉडी से ही सीखा है। हाँ। इनफैक्ट एरोप्लेन बनाने वालों ने ईगल से सीखा कि कैसे उड़ा जाता है। अच्छा, जी, तो आँख में भी जूम करने की ताकत होती है ना, हम लोग ध्यान से देखते हैं, मैं ऐसे देखता हूँ ना, ऐसे, यही है जूमिंग पावर। आँख हम लोगों की इतनी सी होती है दिखने में, तो अंदर भी इतनी सी है कि अंदर कुछ बड़ा सिस्टम है आँख का? इतनी सी है महाराज जी, 1 इंच की आंख होती है। अच्छा, हाँ जी, अंदर भी इतनी छोटी सी फैला आंख नहीं है, है? बस छोटी सी आंख है, लेकिन ये आंख छोटी सी तो है, हाँ। लेकिन अपने अंदर इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आज तक इंसान भी आंख को पूरी तरह समझ नहीं पाया। अच्छा, इतनी सारी आंखों की बीमारियां अभी भी है महाराज जी जिनका हम आज भी इलाज नहीं कर पा रहे। वाह, मतलब ईश्वर ने कितने तरीके से आँखों को बनाया है। ईश्वर की तो माया है, उसको तो हम तो आप लोग डॉक्टर हैं, आप लोग भगवान को मानते हैं कि नहीं? महाराज जी अक्सर मेडिकल फील्ड में हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमें कभी एक्सपेक्ट ही नहीं होती। जी। जैसे कितनी बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको मैं बोलता हूँ कि हम आपका ऑपरेशन कर तो देंगे लेकिन रोशनी आने की उम्मीद बहुत कम है, अच्छा, बट फिर भी हम कितनी बार ऐसा देखते हैं कि ऑपरेशन करा और पेशेंट की रोशनी पूरी आ जाती है। हाँ। तो इसको हम लोग एक मेडिकल मिरेकल मानते हैं कि इसको हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो गया। इसको हम एक तरह से जादू मानते हैं। तो ये तो बस ऊपर वाले की माया है जो ऐसा हो जाता है। मतलब भगवान की कृपा को आप लोग मानते हैं कि ईश्वर की कृपा है? ईश्वर है तो हम सब हैं, ईश्वर नहीं तो कोई भी नहीं। सही है। कुछ लोग साइंस की 4 बुक पढ़ लेते हैं ना, बोलते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता, ऐसी विचारधारा वाले लोग भी संसार में रहते हैं। साइंस अपनी जगह है,
लेकिन इस सब दुनिया को, इस सृष्टि को किसने बनाया है? किसी ने तो बनाया है ना, तो वो जी, तो जी। ईश्वर ही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, जैसे अब कोई व्यक्ति है, उसका 8 घंटे 10 घंटे कंप्यूटर का ही काम है, जॉब में है, आईटी सेक्टर के लोग हैं या इत्यादि, 10 घंटे कंप्यूटर पे काम है, या कुछ और है पर मोबाइल पे काम है या कंप्यूटर पे काम है चलाना। आप कह रहे हैं कि कंप्यूटर और मोबाइल से दूर रहो, लेकिन अब कुछ लोगों को उसी से कमाना है, उसी से परिवार को चलाना है, दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठना उनकी मजबूरी है, तो फिर वो क्या कैसे करें कि अपनी आँखों को सेफ रख सकें और अपने काम को भी बनाए रखें? जी, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महाराज जी, क्योंकि आजकल हर इंसान ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे अपना मोबाइल कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, और ऊपर वाले ने महाराज जी हमारी आंखों को इतने लंबे समय के लिए स्क्रीन देखने के लिए तो बनाया नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो आंखों में प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है। जी। तो इसमें 2 प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे थे कि चश्मे का नंबर आ सकता है, आंखों में सूखापन या ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ सकती है, और एस्थेनोपिक सिम्टम्स की, अक्सर आंख में दर्द होना, सिर भारी होना, सर में दर्द होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसमें हम लोग अपने पेशेंट्स को या सबको एडवाइस करते हैं, एक 20-20-20 करके होता है महाराज जी। 20? 20-20-20, वो IPL 20 वाला 20। हाँ। तो उसमें हम लोग कहते हैं कि हर 20 मिनट्स के बाद, 20 मिनट के बाद आप एक 20 सेकंड का ब्रेक ले लो और 20 फुट दूर देख लो, तो इससे थोड़ा सा आंखें रिलैक्स हो जाती है। साथ में हम लोग कहते हैं महाराज जी, थोड़ा सा आंखों के लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स को भी यूज़ करा जा सकता है। तो आजकल मार्केट में ड्रॉप्स अवेलेबल हैं, उसको डालते हैं तो थोड़ा सा आंखों की ड्राइनेस जो है वो ठीक रहती है। फिर मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि जब आप ये थोड़ा बहुत ब्रेक्स लेते हैं तो हाथों को मल के थोड़ा सा आंखों की सिकाई करिए, क्योंकि हमारे पलकों से ऑयल निकल के हमारी आंखों में आता है, ये जिससे आंखें लुब्रिकेटेड रहती है। बिल्कुल। तो अगर आपको मोबाइल कंप्यूटर काम करते हुए आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम आती है, तो आप हाथों को ऐसे थोड़ा सा घिस के गरम करके थोड़ा सा अपने पलकों की सिकाई करिए, तो हमारी पलकों में ऊपर वाले ने ऑयल के ग्लैंड्स बनाए हैं, तो जब आप इनकी सिकाई करते हैं तो ये ऑयल हमारे आंसुओं में आता है और हमारी आंखें जो है वो लुब्रिकेट या मॉइस्चराइज होती हैं, तो इससे आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सवेरे उठकर भी यदि दोनों हथेलियों को रगड़ करके और गर्म करके आँखों में लगाया जाए तो मैंने सुना है कि इससे भी रोशनी ठीक होती है और चश्मा का नंबर घटता है। ये बात सही है? नहीं महाराज जी, आयुर्वेद ऐसा मानता है। जी महाराज जी, चश्मे के नंबर को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, ऑपरेशन। उसके अलावा आज की डेट में कोई गोली, कोई ड्रॉप, कोई आयुर्वेदा, कोई होम्योपैथी, कोई योगा, कोई जड़ी बूटी, कोई मसाज चश्मे का नंबर नहीं ठीक कर सकता। पर ये जो आपने बताया, आप भी इस बात को मानते हैं, और यदि हथेली गर्म करके रोज़ अभ्यास किया जाए कुछ तो फर्क पड़ता ही होगा। जी, ड्राइनेस में फ़र्क पड़ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आँखों को सबसे अच्छा लगने वाला कलर कौन सा है? जी, आंखें जो सबसे कलर पकड़ती हैं फट से, वो है येलो कलर, पीला रंग, और जो सबसे ज़्यादा आंख को कैच करता है वो है रेड कलर, जो पहना हुआ है मैंने। जी। और आँखों को सुकून देने वाला कलर, आँखों को रेस्ट देने वाला कलर, वो महाराज जी ग्रीन कलर होता है। हाँ। तो आप अक्सर देखेंगे ये जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, इनके जो कमरे होते हैं वो ग्रीन रूम्स होते हैं, क्योंकि उससे आंखों को सुकून मिलता है। नहीं, अरे इनकी रूम ग्रीन क्यों कर रहे हैं? हमारे ऋषि मुनि जंगल में ही रहते थे, ये कहिए बिल्कुल, ना। हमें करना तो वही है। हमारे ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, इसलिए रहते थे कि हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि प्रकृति कितनी आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, जी, है ना। जी। इसलिए हम सबको ये चाहिए कि हम ऐसी जगह रहें जहाँ हरियाली ज़्यादा हो, या फिर अपने घर पे 2-4 पेड़ ज़रूर लगाएं, और समय निकाल कर थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 50 मिनट के लिए, घंटे भर का समय तो नहीं होगा, 10 मिनट का, उस पेड़ पर दृष्टि जरूर डालो। जी। अच्छा, हरियाली देखने में क्या होता है, गिलहरी होती है ना पेड़ों पर, जहाँ पेड़ हो गया ना वहाँ खुद से गिलहरी आ जाएगी। अच्छा, गिलहरी चढ़ेगी, पेड़ पर उतरेगी, आप केवल देखेंगे ना उसे तो बड़ा सुकून मिलता है। बिल्कुल महाराज जी। जंगल में बहती हुई नदी, झरना, हरा भरा प्रकृति,
ये सब देख कर के ना आँखों को भी मज़ा आता होगा। सुकून मिलता है, इसीलिए उनकी आंखों में प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। हाँ। और अब महाराज जी ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुकी है। जी। तो इनफैक्ट ये तो स्टडीज़ में भी आ गया है कि अगर बच्चे जब उनकी उम्र बढ़ रही है वो बाहर जाके आउटडोर एक्टिविटीज़ पार्क में खेलते हैं, सनलाइट में खेलते हैं, तो उनकी आंख में चश्मे का नंबर नहीं चढ़ता। इसलिए बच्चों को ना जंगल की तरफ, प्रकृति की तरफ बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दूर देखने की कोशिश करिए। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब आँख खुले तो सबसे पहले भगवान का दर्शन करो, फिर आकाश की तरफ देखना चाहिए। बिल्कुल। ऊपर। और ये भी महाराज जी साइंटिफिक बात है। जी। जब हम दूर देखते हैं तो हमारी आंखों की सारी मांसपेशियां जो हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, और जब हम पास का देखते हैं तो सारी मांसपेशियों को काम करना पड़ता है। बिल्कुल। तो जैसे ही जब हम दूर देखते हैं तो आंखें रिलैक्स रहती हैं, आंखों को सुकून मिलता है और आंखों की हेल्थ भी अच्छी रहती है। अच्छा, हम लोगों के सिर पे बाल होते हैं, ये माथा खाली है, ये आँखों के ऊपर ये भगवान ने यहाँ बाल काहे दिए हैं? महाराज जी एक मेरे पास पेशेंट आई थी जी। जिसके ये ऊपर के बाल जल गए थे और उसकी शक्ल देखने में बहुत ख़राब लग रही थी, तो मेरे ख्याल से ये ऊपर वाले ने शायद हमारी शक्ल अच्छी लगे उसके लिए बनाए हैं। अच्छा, आँखों के लिए संबंध से तो नहीं होगा ये बाल? नहीं, इसमें ऐसा कोई आंखों के लिए हेल्प नहीं है। जैसे इन बालों धूल की। उड़ती हो तो यहीं रह जाए, आँखों में ना जाए। नहीं, वो आंखों में वो लैशेज है महाराज जी, जो आंखों के आगे के बाल हैं। पलके। बिल्कुल। ये जो आईब्रोज हैं इनका ऐसा कोई आंखों के लिए रोल नहीं है, मेरे ख्याल से बस सुंदरता के लिए बनाए हैं ऊपर वाले ने। सही है, अंडरलाइन कर रखा है ईश्वर ने। अच्छा, बच्चों का चश्मा लग गया, अच्छा खासा नंबर लगा है, तो सदा लगा रहेगा बच्चों का चश्मा के उतारने की भी कोई संभावनाएं हैं? बिल्कुल। आजकल महाराज जी बहुत सारे तरह के ऑपरेशंस अवेलेबल हैं जिससे हम एक इंसान के चश्मे का नंबर पूरे लाइफ के लिए हटा सकते हैं। तो इसमें लेज़र वाली विधियां जो हैं वो बहुत पॉपुलर हैं, जैसे लेसिक लेज़र है, इसमें आजकल नए नए तरह के स्माइल आ गया, सिल्क आ गया, कॉन्ट्यूरा आ गया, वेवलाइट आ गया, ये अलग अलग नाम आजकल मार्केट में आ रहे हैं। लेकिन बेसिकली अगर एक इंसान को अपने चश्मे का नंबर हटवाना है तो दो तरह के ऑपरेशन हम कर सकते हैं। एक ऑपरेशन में हम लोग लेज़र का यूज़ करते हैं, लेज़र किरणों का चश्मा हटाने के लिए, और दूसरे ऑपरेशन में हम एक लेंस का यूज़ करते हैं जिसको आंख के अंदर डाला जाता है और वो चश्मे का नंबर ठीक कर देता है। अच्छा। तो आज की डेट में महाराज जी हम आधे नंबर से लेके 30 नंबर तक का चश्मा एक इंसान का हटा सकते हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी आजकल एडवांस हो गई है। तो नंबर हटाया जा सकता। अच्छा, बिल्कुल। और जो ये ऑपरेशन आप करेंगे उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं महाराज जी। 2-3 दिन तक पेशेंट को थोड़ा सा लाली लगना, थोड़ा सा चौंधा लगना, थोड़ा सा खुजली लगना, थोड़ा पानी आना, इस तरह के बनते हैं। 2-3 महीने तक थोड़ा सा आंखों में ड्राइनेस का प्रॉब्लम आ सकता है, लाली पानी वगैरह 2-3 दिन तक बन सकती है, और फिर 3-4 महीने में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। मतलब फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं जी। और ये ऑपरेशन महाराज जी आजकल इतने आसान हो गए हैं, केवल 10 से 15 मिनट लगते हैं इन ऑपरेशंस में। इन ऑपरेशन में कोई दर्द नहीं होता, कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई टांका, ब्लेड, पट्टी, हॉस्पिटलाइजेशन कुछ नहीं होता। बस आप एक मशीन के नीचे लेटे होते हैं, 10 सेकंड के लिए आंख पर लेज़र डाला जाता है, अगले दिन आपके चश्मे का नंबर ठीक हो जाता है। 3-4 दिन तक थोड़ा सा आप आराम कर लो, उसके बाद अपने सारे काम आप शुरू कर क्या सकते हो। करती है वो मशीन 10 सेकेंड के अंदर? वो महाराज जी हमारी आंखों की पुतली की बात कर रहे थे हम, जो आगे का हिस्सा है, तो ये जो लेज़र्स हैं ये इस पुतली का जो घुमाव है उसको चेंज कर देते हैं, तो उससे हम एक इंसान के चश्मे के नंबर को ठीक कर सकते हैं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। और आजकल महाराज जी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आजकल जो हम ऑपरेशन करते हैं उसमें ऑपरेशन के बाद जो हम पेशेंट की नज़र है उसको बढ़ा देते हैं, तो अक्सर पेशेंट डबल देख सकता है जो चश्मे के साथ देख रहा होता है। हैं? हाँ जी। तो मतलब चांद तक देखा जा सकता है? नहीं, चांद तो हम अभी भी देख सकते हैं, लेकिन अब चांद के बियॉन्ड भी देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा हो गया। कितनी नज़र बढ़ सकती है? अच्छा, मैंने सुना है पक्षियों की नज़र ज़्यादा होती है। बिल्कुल ज़्यादा होती है उनकी तो नज़र। आपकी जो आप लोग जब पढ़ते होंगे तो आपको इंसानों की आंखों के साथ तो होता ही होगा, लेकिन क्या पशु पक्षियों की आंखों के साथ भी आप लोग करते होंगे रिसर्च वगैरह? नहीं महाराज जी, उसके लिए अलग डॉक्टर्स होते हैं, तो स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं जो जानवरों के इलाज या उनके
ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं तो वो वेट डॉक्टर्स होते हैं, और एक अलग फील्ड होती है जो मेडिसिन डिफरेंट फील्ड जहाँ पे हम इंसानों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये दो अलग अलग फील्ड्स हैं। तो जैसे जानवरों के डॉक्टर होते हैं महाराज जी, इंसानों के डॉक्टर्स, तो उनकी पढ़ाई अलग अलग होती है। क्योंकि रामायण में एक प्रसंग आता है आंखों से जुड़ा कि जटायु के भाई संपाति थे। जटायु जी का नाम सुना होगा? जी जी। तो संपाति समुद्र के किनारे थे। जब हनुमान जी लंका जाने लग गए तो संपाति ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो हनुमान जी से। तो उन्होंने बताया कि हमारे राम जी की पत्नी का हरण कर लिया है, हम रावण को ढूंढने जा रहे हैं। तो संपाति ने कहा कि मैं देख सकता हूँ कि तुम जिसे सीता मैया को ढूंढने जा रहे हो वो कहाँ है। तो हनुमान जी ने कहा आप कैसे देख सकते हैं? बोले मैं पक्षी हूँ, गरुण। संपाति जटायु पक्षी है। तो मैं देखा हूँ तुम नाहि गीधहि दृष्टि अपार। गीध की अपार दृष्टि होती। गीध कहते हैं गीध सैकड़ों किलोमीटर दूर का देख लेता है, सैकड़ों। बिल्कुल। उस समय लंका कहाँ थी और वो यहाँ बैठे थे दक्षिण के मतलब समुद्र के किनारे, और वो ये देख कर बताए कि वो देखो मुझे दिख रहा है कि सीता मैया उस पेड़ के नीचे हैं, मैं देख सकता हूँ, मैं देखा हूँ तुम ना ही, मैं देख सकता हूँ तुम नहीं देख सकते क्योंकि मैं गीध हूँ। तो गीध की दृष्टि सैकड़ों किलोमीटर दूर देखने की थी। आज भी गीधों पर कभी आप लोग रिसर्च, मैंने आपसे केवल ये बात इसलिए पूछी कि गीध की आँख, कभी बूढ़ा गीध हो या मरा हुआ गीध हो, क्या उसकी आँख कभी इंसान की आँख में लगा करके देखने का कोई हुआ है एक्सपेरिमेंट? नहीं, एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत हुए हैं लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा। और आज की डेट में महाराज जी ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम दूसरे इंसान की आंख को निकाल के एक इंसान की आंख में फिट कर दें। पर मैंने तो सुना है कि आंखों का डोनेशन होता है। बिल्कुल, जो हम नेत्र दान या आई डोनेशन की बात करते हैं उसमें आंख का सिर्फ एक हिस्सा जो आगे का शीशा है जिसको कॉर्निया या काली पुतली कहते हैं, सिर्फ उसको बदला जा सकता है, बाकी पूरी आंख को नहीं बदला जाता। अच्छा। हाँ जी, लेकिन अब रिसर्च और आगे बढ़ रही है। अब पहली बार इस तरह के ट्रायल्स में कुछ सक्सेस नज़र आ रहा है। तो हो सकता है फ्यूचर में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि हम एक इंसान की आंख को निकाल के दूसरे इंसान की आंख को फिट कर देंगे। मतलब ये भविष्य की बात है। बिल्कुल। स्कूलों में जो आई टेस्ट होता है, क्या वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है या कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं उसके? नहीं, बिल्कुल फ़ायदे मिलते हैं, और ये सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की आंखों का चेकअप टाइमली कराना महाराज जी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसी कई सारी बीमारियां हैं, अगर उनका इलाज बचपन में नहीं करा गया तो पूरी उम्र के लिए बच्चा अंधा रह सकता है। तो अच्छा। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे जांच करनी ज़रूरी है, और फिर जैसे जैसे बच्चा हर 2-2 साल में बढ़ता है तो आंखों का चेकअप करना इम्पॉर्टेंट है। तो जो स्कूल में रेगुलर चेकअप्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। कुछ लोग ना नियम बना लेते हैं कि हमें आँखों में रोज़ आई ड्रॉप डालना है। कुछ भी बाज़ार से, जैसा कि आपने कहा, लोग ले आते हैं और आई ड्रॉप डालते हैं। तो रोज़ डालना ज़रूरी है आँखों में कि कभी कभी? आपको क्या लगता है महाराज जी, क्यों लोग आदत बना लेते हैं रोज़ आंखों में ड्रॉप डालने की? हाँ, ये भी मैं गलत लोगों आदत। से ये बात पूछता हूँ कि आप क्यों डालते हो ये ड्रॉप, तो वो लोग महाराज जी मुझे बताते हैं कि हमें लगता है कि इसको डालने से आंखें साफ हो जाएंगी। रात को सोने से पहले आंखों की सफाई कर ली, जैसे ब्रश कर लेते हैं आंखों की सफाई कर ली। लेकिन महाराज जी इससे फ़ायदे की जगह नुकसान होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे आंखों के अंदर पूरा एक सिस्टम है, हमारी आंखें अपने आप को खुद ही साफ़ करती हैं। तो अगर आप ज़बरदस्ती अपनी आंख में ये ड्रॉप्स डाल लोगे या घी डाल लोगे, शहद डाल लोगे, गुलाब जल डाल लोगे, तो आप इस सिस्टम को ख़राब कर देते हो और फिर आपकी आंखों में ज़बरदस्ती बीमारियां आ जाती हैं। तो दोबारा मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आपको आंखों का कोई एक्स्ट्रा ध्यान नहीं रखना। ये जो रोज़ की रूटीन बन गई है लोगों की, इससे हमें बच के रहना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, आंख में कोई भी तरह का इश्यू आ रहा है, डॉक्टर से मिलिए और उसका प्रॉपर इलाज कराइए। जी, कोई भी दिक्कत आए तो डॉक्टर से इलाज कराएं। अच्छा, जो ऑपरेशन के आपने बताए, आपके अपने हॉस्पिटल में वो सारी मशीनें अवेलेबल हैं? जी महाराज जी, सारी अवेलेबल है, और कभी आप हमारे हॉस्पिटल में आए, आज आपने मुझे अपना यहाँ पे आपका हॉस्पिटल का नाम क्या है? I7 हॉस्पिटल है महाराज जी, दिल्ली में है हॉस्पिटल। वाह जी। तो वहाँ सारी ये मशीनरी आपकी अवेलेबल जी है? महाराज जी, और हम बहुत हमें खुशी होती है ये बोलते हुए कि आज की डेट में
कोई ऐसा इलाज नहीं है जो अमेरिका यूरोप में अवेलेबल है और हमारे देश में अवेलेबल नहीं है। जी। तो हम जो इंडिया जो है हम बिल्कुल पूरे वर्ल्ड से एट पार है मेडिकल फील्ड में। अन्य देशों की अपेक्षा लोग ना इलाज कराने अमेरिका भागते हैं, बिल्कुल, लंदन भागते बिल्कुल। हैं। तो क्या हमारे देश में ऐसा सिस्टम नहीं है अभी, मेडिकल सिस्टम यही जो मैं बताना चाह रहा हूँ महाराज जी कि ज़बरदस्ती जब ज़्यादा पैसा आ जाए लोगों के पास तो इस तरह के वो बाहर जाके इलाज कराना शुरू कर देते हैं। हमारे देश में ऐसा कोई इलाज नहीं है जो हमारे पास नहीं है और अमेरिका यूरोप के पास है। अच्छा। इनफैक्ट महाराज जी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कुछ इलाज हमारे देश में पहले आ जाते हैं और अमेरिका में बाद में आते हैं क्योंकि वहाँ पे इनका वो US FDA का ट्रायल्स चलता है। तो टेक्नोलॉजी मेडिकल फील्ड में इंडिया आज की डेट में नंबर 1 में है पूरे वर्ल्ड में। देखिए, इसके लिए तालियां होनी चाहिए हमारे देश के लिए, और हमारे देश के डॉक्टरों का भी इस मामले में धन्यवाद होना चाहिए कि इन्होंने जी जान लगा के काम किया है। अच्छा, डॉक्टर भगवान कहे जाते हैं, तो आप डॉक्टर हैं, बताइए डॉक्टर को किस आधार पर भगवान कहा जाता है? महाराज जी मैं आंखों का इलाज करता हूँ तो अपनी फील्ड की बात करता हूँ। जब महाराज जी एक इंसान देख नहीं पाता, आप खुद सोचिए यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, 5 सेकंड के लिए आंखों को बंद करके देखिए, दुनिया अंधेरे में चली जाती है। कितना बड़ा एक हैंडीकैप है। अब आप सोचिए महाराज जी एक इंसान अंधकार की ज़िंदगी जी रहा है, वो देख नहीं सकता। अब जब वो मेरे पास आता है और मैं उसका ऑपरेशन करता हूँ और वो दोबारा देखना शुरू कर देता है तो उसको तो अपनी एक नई ज़िंदगी मिल जाती है। तो वो डॉक्टर को भगवान समझ लेता है क्योंकि उसके लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि उसको एक नया पुनर्जन्म मिल गया है। बिल्कुल सही है। डॉक्टर ना होते तो भी बहुत सारी समस्याएं, अंधे अंधे ही रह जाते बेचारे। डॉक्टर बहुत प्रयास करके देखो ये सारी मशीनें बनी, फ़ायदा तो मिलते ही है लोगों को। तो चश्मे का आविष्कार होना भी एक आविष्कार ही है बिल्कुल कि वरना चश्मा ना होता तो लोग तो कितने अंधे हो जाते। बिल्कुल। तो यह भी एक अद्भुत आविष्कार है और यह डॉक्टरों के लिए धन्यवाद इसके लिए होना चाहिए। और अभी भी महाराज जी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट 60% लोगों को चश्मों का एक्सेस भी नहीं है इंडिया में। तो इतने सारे लोग हैं जिनको चश्मों की रिक्वायरमेंट है लेकिन उनको मिल नहीं रहा, अवेलेबिलिटी नहीं है। अच्छा। हाँ जी। तो अब जैसे जैसे आप रूरल साइड में जाते जाएंगे, गाँव की तरफ जाते जाएंगे, वहाँ पे बेसिक चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है और इसके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि इस बर्डन को ठीक किया जाए। इनफैक्ट महाराज जी हमारा जो देश है वो ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। तो सबसे ज़्यादा अंधापन के शिकार जो मरीज़ हैं वो हमारे देश में हैं। अच्छा। हाँ जी। और इसका कारण मेनली हमारी पॉपुलेशन है और इसका जो सबसे बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से ये अंधापन आता है वो मोतियाबिंद या कैटरैक्ट की प्रॉब्लम है। मोतियाबिंद। बिल्कुल। और हर इंसान को, अगर वो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी जिएगा तो हर इंसान की आंख में एक ना एक दिन ये सफ़ेद मोतियाबिंद की प्रॉब्लम आनी ही आनी है। ना आए इसके लिए क्या करें कि मोतियाबिंद आए ही ना? कुछ नहीं कर सकते महाराज जी, ये बढ़ती उम्र के साथ होने वाला अमेरिका, बदलाव जापान, है। लंदन में भी आता है मोतियाबिंद। हर इंसान को मोतियाबिंद की शिकायत एक ना एक दिन आएगी अगर वो अपनी लाइफ पूरी जीता है। यूजुअली महाराज जी जो मोतियाबिंद कैटरैक्ट की प्रॉब्लम होती है ये ओल्ड लोगों में आती है, बढ़ती उम्र के साथ आने वाली प्रॉब्लम है। तो 60-70 साल की उम्र में आती है। क्या होता है मोतियाबिंद? हमारी आंख में जैसे कैमरा होता है महाराज जी, कैमरे में एक लेंस होता है, ऐसी हमारे आंख के अंदर भी ऊपर वाले ने एक लेंस बनाया हुआ है। तो इस लेंस को ऊपर वाले ने शीशे की तरह साफ बनाया है। लेकिन जैसे हमारी उम्र बढ़ती है बाल सफ़ेद होते हैं, ऐसी बढ़ती उम्र के साथ ये लेंस भी सफ़ेद हो जाता है और इस सफ़ेदी की वजह से जो हमारी आंख में लाइट जा रही होती है वो रुक जाती है और पेशेंट को नहीं दिखता। और सिर्फ एक 10 मिनट के ऑपरेशन से हम पेशेंट की नज़र जो है वो आजकल बिल्कुल वापस ला सकते हैं 100%। तो ये जो मोतियाबिंद आप कह रहे हैं, ये मोतियाबिंद का भी इलाज है ना? बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहता हूँ महाराज जी, दुनिया में सबसे ज़्यादा मोतियाबिंद के ऑपरेशन हमारे देश में होते हैं। अमेरिका, यूरोप और चाइना कंबाइंड करके इतने ऑपरेशन नहीं करते जितने हम ऑपरेशन करते हैं मोतियाबिंद के। फिर भी क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा बर्डन जो है ब्लाइंडनेस का वो बढ़ रहा है हमारे देश में। अच्छा, डायबिटीज़ से आँखों का कोई संबंध है?
बिल्कुल, डायबिटीज़ का सीधा सीधा महाराज जी लेना देना है आंखों की रोशनी से। कैसे? तो ये जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनको शुगर की प्रॉब्लम, मधुमेह या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, इसमें हमें ये समझना है कि शुगर की वजह से आँख में एक बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है महाराज जी। इसको हम लोग कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो हमारी आँख में एक पीछे का हिस्सा होता है जिसको पर्दा कहते हैं। तो इस पर्दे में शुगर की वजह से खून आ जाता है, सूजन आ जाती है और इंसान की नज़र जो है ये कम हो जाती है। और प्रॉब्लम ये है महाराज जी कि ये प्रॉब्लम जब आँख में आना शुरू होती है तो अक्सर पेशेंट को पता नहीं लगता कि उसकी आँख में ये बीमारी बन रही है, और जब ये बीमारी बढ़ जाती है और तब वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो हम पेशेंट की बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाते। तो जिन भी मरीज़ों को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की, उनको साल में एक बार अपनी आंखों का चेकअप तो कराना ही कराना है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आंखों के पर्दे का चेकअप कराना, जिससे ये बीमारी को टाइमली पकड़ा जा सके। टाइमली इलाज हो जाएगा तो रोशनी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आँखों को रेस्ट कितना होना चाहिए, कितनी देर सोना चाहिए, आँखों को रिलीफ कितनी देर में मिल जाता है? 6 से 8 घंटे महाराज जी सोना एक अच्छी हैबिट है। पूरी बॉडी को भी रिलीफ मिलता है और आंखों को भी रिलीफ मिलता है। 8 घंटे की नींद पर्याप्त होनी चाहिए। बिल्कुल। और अक्सर आप देखेंगे महाराज जी, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जब सुबह उठ रहे हैं, मोबाइल कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलता है तो उनकी आंख में और सिर में दर्द बनना शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम आती है ये इसलिए आती है क्योंकि उन लोगों की आंखों की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर होती हैं। तो ये मैं सारी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि अगर लंबे समय तक मोबाइल कंप्यूटर पे काम करते हुए आपके आंख में और सिर में दर्द बनता है तो उसके लिए महाराज जी एक एक्सरसाइज होती है, उसको करना होता है। इसको हम लोग पेन पुशअप एक्सरसाइज कहते हैं। तो इसमें हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि एक पेन को रखो और धीरे 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 अपनी आंखों के पास लाते जाओ, पास लाते जाओ, पास लाते जाओ। जैसे जैसे आप पास लाओगे एक टाइम बाद पेन 2 दिखना शुरू हो जाएगा। तो आंखों पे जोर डाल के 2 को 1 करो और थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए रोको। तो इस तरह की एक्सरसाइज करने से हमारी आंखों की जो मांसपेशियां हैं उसमें ताकत आती है और लंबे समय तक हम मोबाइल कंप्यूटर पर बैठ सकते हैं। अच्छा। लेकिन महाराज जी ये मार्केटिंग नहीं चलती है आजकल, ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस, 0 नंबर के ग्लासेस, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कोई भी वस्तु को अपने पास लाते जाइए, फिर इतने पास लाइए कि वो 2 दिखने लग जाए। हाँ जी, फिर 2 को फिर 1 करिए। बिल्कुल। जैसे एक पेन पकड़ा, उसको पास लाए, अब कुछ टाइम बाद जब वो 2 दिखेगा तो आंखों पे जोर डाल के 2 को 1 करना है और 10 सेकंड तक रोकना है। तो इससे हमारी आंखों की जो मांसपेशियां हैं उनकी एक्सरसाइज होती है। तो महाराज जी जिस भी मसल की एक्सरसाइज करेंगे वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो यही तो आजकल यंगस्टर्स करते हैं, जिम जाते हैं, थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग करते हैं, मसल स्ट्रांग होती है। ऐसे ही हम आंखों की मसल को भी स्ट्रांग कर सकते हैं एक्सरसाइज करके। अच्छा, आँखों में ना एक तरफ यहाँ उंगली रखने से, थोड़ा सा हल्का सा दबाने से ना हमें एक चीज़ 2 दिखने लगती है। जी बिल्कुल। आपने कभी प्रैक्टिकल किया? जी बिल्कुल, ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि महाराज जी जब आप ऐसे दबाते हैं यहाँ पे, हाँ। तो हमारी सामने की जो काली पुतली है उसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अच्छा। तो उससे जो आंख में अंदर लाइट जाती है उसका फोकस खराब हो जाता है और अक्सर 2 या 1 के पीछे 1 परछाई दिखनी शुरू हो जाती है। इसलिए। अच्छा, मोतियाबिंद जो काला मोतियाबिंद है, यदि उसका समय से इलाज ना किया जाए तो क्या वो अंधापन ला सकता है? बिल्कुल। काला मोतियाबिंद या जिसको हम लोग ग्लूकोमा भी कहते हैं जी, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो इस अधिक जो मोतियाबिंद होता है सामान्य, वो काला वाला नहीं होता। नहीं, ये एक जो वाइट मोतियाबिंद है, एक ब्लैक मोतियाबिंद। बिल्कुल। तो मोतियाबिंद 2 तरह का है, एक वाइट मोतियाबिंद या सफ़ेद मोतियाबिंद जो कैटरैक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें लेंस सफ़ेद हो जाता है। ये जो काला मोतियाबिंद है इसको ग्लूकोमा कहते हैं। और महाराज जी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसीलिए इसका नाम ही काला है, क्योंकि इस बीमारी का मरीज़ को पता ही नहीं चलता कि उसकी आंख में ये बीमारी है, और धीरे धीरे ये बीमारी आपकी नज़र को खाती जाती है, कम करती जाती है। और जब तक आपको पता लगता है कि मेरी आंख में ये बीमारी है और मेरी नज़र कम हो गई और आप डॉक्टर के पास जाते हो, तब तक जो नज़र का लॉस हो चुका होता है उसको हम वापस रीगेन नहीं कर सकते। तो जो नज़र चली गई बीमारी से वो चली गई, जो बच गई सिर्फ उसको बचाया जा सकता है। अच्छा, मतलब इसका ऑपरेशन नहीं है? नहीं, इसका इलाज नहीं है? नहीं, इलाज है, लेकिन जो नज़र काले मोतिया की वजह से चली गई, ख़त्म हो गई, उसको हम वापस नहीं ला सकते।
इसका मतलब है कि आंखों में दिखना कम हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क साध लेना चाहिए। जी महाराज जी, और प्रॉब्लम ये है महाराज जी, इस काले मोतिया की बीमारी में ना पेशेंट को पता नहीं चलता कि नज़र कम हो रही है, क्योंकि अच्छा। पहले नज़र साइड साइड से कम होती है, और जब तक वो सेंटर में आके पेशेंट को महसूस होता है तब तक तो डैमेज हो चुका होता है। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं महाराज जी कि 40 की उम्र के बाद हर इंसान को साल में एक बार अपनी आंखों का जांच करा लेना चाहिए, क्योंकि ये डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम, डायबिटिक रेटिनोपैथी, काले मोतिया की प्रॉब्लम, सफ़ेद मोतिया की प्रॉब्लम, ARMD की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स 40 के बाद अक्सर आती हैं। अच्छा, तो मुझे कराना चाहिए आंखों का महाराज जी चेकअप? आप तो 18 हैं, फॉरएवर 18, आपको क्या ज़रूरत है? फिर भी एक बार कभी आएंगे हम आपके पास तो कर दीजिए। नहीं महाराज जी, जोक्स अपार्ट, आई थिंक हर इंसान को, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो, चाहे वो 80 साल का इंसान हो, हर इंसान को साल में एक बार अपनी आंखों का चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। समझियो मेरी माँ, आँखों का और इलाज मतलब चेकअप जरूर करा लेना चाहिए, बच्चों का भी कराते रहना चाहिए। हम तो कहते हैं हर साल बॉडी का एक पूरा चेकअप करा लेना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। पूरी बॉडी का, बिल्कुल और साल में एक बार ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल ये कराना चाहिए। सही है ना? बिल्कुल सही बात है। सबको करा लेना चाहिए। कितनी बारी महाराज जी हमें पता ही नहीं लगता कि हमारी बॉडी में बीमारी है, और एक सरप्राइज़ की तरह निकलती है कि अरे ये बीमारी हो रही थी। सही है। कई लोगों को तो आश्चर्य होता है कि अरे ये तो अच्छा खाता पीता था, अच्छे से रहता था, एक्सरसाइज भी करता था, जिम भी करता, फिर भी बिल्कुल। बीमारी कैसे हो गई? बिल्कुल। ये भी बड़ा ताज्जुब लगता है लोगों को। बिल्कुल। एक बार एक मेरे दोस्त है, उसने ऐसी ब्लड टेस्ट करा लिया और उसको पता लगा कि अरे मुझे तो शुगर की बीमारी हो रही है, मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ। तो एक बार ही सबको अपना साल में एक बार अपना पूरा चेकअप करवाना चाहिए। अच्छा, आँखों का जो हेल्थ इंश्योरेंस लेना सही है कि गलत है? महाराज जी आंखों का ऐसा अलग से हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया जा सकता। यूजुअली कोई- आपको हेल्थ इंश्योरेंस पूरी बॉडी के लिए लेना होता है, लेकिन मेरे ख्याल से हम सबको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बेटर हो रही है, इलाज भी महंगे होते जा रहे हैं। तो कभी कभार इस तरह के इलाज आ जाते हैं जो अफोर्ड करना मुश्किल हो जाते हैं, तो वहाँ पे इंश्योरेंस बहुत हेल्प करती है। जी। अच्छा, ये बताइए कि सबको ही एक दिन चश्मा लगेगा क्या? हमें भी, आपको भी? बिल्कुल महाराज जी, 100% लोगों को एक ना एक दिन आंखों में चश्मा लगना ही लगना है। अच्छा। और मैं आपको ये बताया था महाराज जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि वैसे तो बच्चों की आंख में माइनस का नंबर जो आ रहा है 60%, जो हम बात कर रहे थे, एक चीज़ क्या होती है महाराज जी कि जब हम सबकी उम्र 40-45 साल क्रॉस होती है तो हम सबकी आंखों में रीडिंग का या पढ़ने का नंबर आ जाता है, तो उसको रोका नहीं जा सकता। ये बॉडी में जो लेंस होता है और जो मांसपेशियाँ होती है, इसमें एक चेंज आता है बढ़ती उम्र के साथ। सही है। एक उम्र के बाद सबकी आंखों में मैंने चश्मा देखा ही देखा है। बिल्कुल, लगना ही बहुत लगना है। कम लोग होंगे ऐसे जो बढ़ती उम्र के साथ चश्मे का प्रयोग ना करें, बहुत कम। कहीं गांव खेड़े में कोई हो जो बूढ़ा हो और चश्मा का प्रयोग ना करता हो, गांव में ऐसे लोग आज भी हैं। जी, और अक्सर ऐसा होता है महाराज जी कि उनको पता ही नहीं होता कि नज़र कमज़ोर है और हाँ। चश्मे से ठीक करा भी जा सकता है। हाँ। तो अक्सर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि शायद इतनी ही नज़र है और उसी के साथ अपना काम सही चलाते है, रहते सही हैं। उसी हालात में वो जीना सीख जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सही है। अच्छा, आँखों का जो लेना देना है वो पूरा खाने पीने से ही संबंध रखता है। हम जितना बेहतर खाएंगे उतना अच्छा आँखों का हम बिल्कुल ध्यान रख पाएंगे। और जैसे बच्चे आजकल चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर और बाज़ार की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो क्या इस बाज़ार की चीज़ों का भी, पिज्ज़ा बर्गर का भी प्रभाव आँखों पर पड़ता है? गलत बिल्कुल प्रभाव? महाराज जी, ये जो जंक फूड्स होते हैं, जो हाई फैटी फूड्स होते हैं, हाई कैलोरी फूड होते हैं, इनमें महाराज जी ऑक्सीडेटिव रेडिकल स्ट्रेस करके एक चीज़ होती है जिससे पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचता है। तो जहाँ तक हमें कोशिश करें कि इन सब जंक फूड से तो हमें दूर रहना चाहिए। अभी भी घर का खाना, देसी खाना, कम मसाले वाला खाना, वो बॉडी के लिए बेस्ट माना जाता है। एक बैलेंस डाइट हो जिसमें अनाज भी हो, फल भी हो, सब्जियां भी हो, वो अभी भी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। अच्छा, तेल खाना चाहिए, तेल खाना सही है कि घी खाना सही है? घी मतलब देशी घी, शुद्ध जी। गाय का। महाराज जी
तेल भी बॉडी के लिए इतना कोई नुकसानदायक नहीं है, घी भी इतना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन शर्त है कि सही मात्रा में लिया जाए। अगर कोई भी चीज़ हम ज़्यादा डालेंगे बॉडी में तो वो तो एक ना एक दिन नुकसान करेगी अच्छा, करेगी। तेल तो होता है, आपने सरसों लिया और सरसों को पिराया, उसको पेरा, तेल निकल आया एक तो तेल ये, फिर आप उसे मशीनों में डाल के रिफाइंड, डबल रिफाइंड, ये जो करते हैं, इस प्रोसेस से जब तेल गुजरता है तो फिर वो तेल रह जाता है कि उसका जो गुण फिर है वो तेल महाराज जी जहर बन जाता है और वही तेल फिर आगे जाके कैंसर करता है। रिफाइंड वाला। बिल्कुल। तो हमें कौन सा तेल खाना चाहिए? जहाँ तक हो महाराज जी, जितना कम हम इन सब प्रोसेस्ड और रिफाइंड जो फूड्स होते हैं, जितना हम इनसे दूर रहें उतना हमारे कच्ची लिए। घानी का। बिल्कुल। मेरा तो मानना है कि सरसों लेके जाओ, आजकल 10,000 रुपए की एक मशीन आती है भैया, छोटी सी 10-20 हज़ार की, सरसों आप डालो, घर पे ही तेल निकाल देती है वो। बिल्कुल बिल्कुल। उतना निकाल लो जितना आपको चाहिए। जैसे मिक्सी सबके घर में है, ऐसे मशीन आप ले लो, मूंगफली डालो, तुरंत तेल निकल आए। बिल्कुल। आप बादाम डालो, तुरंत तेल निकल आए। और सबसे हेल्दी है वो। सबसे। और मुझे लगता है कि तेल तो ठीक है, पर मुझे लगता है तेल से ज़्यादा हेल्दी घी है। यदि देसी घी है अपने पास, हम बाजार के आश्रित हैं। देखो, बाजार का घी तो मुझे नहीं लगता कि परफेक्ट है, लेकिन जो यदि आपके घर में गाय है और गाय देसी है और आप उसका घी खा रहे हैं, तो मुझे लगता है आप बेहतर। उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता अगर आप घर का देसी घी खा रहे हैं तो। हाँ। वो तो बॉडी के लिए हेल्दी है ही है। लेकिन ये जो डबल रिफाइंड का तेल लोग खा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, ये जहर है। ये जहर है। देखो, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जहर है। अब ये जहर कब छोड़ेंगे आप लोग, ये आप बताएंगे कब छोड़ेंगे। आयुर्वेद भी कुछ इलाज करता है आँखों का? जी महाराज जी, बहुत सारे आंखों के इलाज आयुर्वेदा से भी हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन आयुर्वेद हर आंख की बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। तो अक्सर मैं देखता हूँ कि कई जगह इस तरह की बातें हो रही होती हैं कि आयुर्वेदा से मोतियाबिंद ठीक करा जा सकता है, सफ़ेद मोतियाबिंद, या आंखों का जो चश्मे का नंबर है उसको ठीक करा जा सकता है, या कलर ब्लाइंडनेस है उसको ठीक करा जाता है, आंखों के कैंसर। तो इस तरह की चीज़ें महाराज जी आयुर्वेदा से ठीक नहीं हो सकती। तो हम ये सब समझते हैं कि कुछ ऐसे इलाज हैं जो मॉडर्न मेडिसिन में अवेलेबल हैं, कुछ इलाज हैं जो आयुर्वेदा में अवेलेबल हैं, और हम सबको साथ मिलके पेशेंट का अल्टीमेटली बेनिफिट के लिए काम करना है। गौमूत्र से भी बहुत सारी चीज़ें आँखों के लिए, गौमूत्र से भी ड्रॉप बनाई जाती है। हाँ जो जी, वो नहीं डालना महाराज जी आंखों में, बिल्कुल नहीं डालना वो वाला ड्रॉप। पर बहुत लोगों को तो उसको लाभ भी मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हमने इसका प्रयोग किया, देखिए वो तो एक बहुत रिसर्च का विषय है और बहुत रिसर्च करनी ही चाहिए उस पर। लेकिन जो गौमूत्र है, आप गौमूत्र की शक्ति मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल शक्तियों में मानते हैं गौमूत्र की, लेकिन महाराज जी गौमूत्र आंख में नहीं डालना, नहीं, आंख के लिए नुकसानदायक है। डायरेक्ट नहीं, बिल्कुल। उसकी एक विधि है ना, उसकी एक विधि है। जो बड़े बड़े वैद्य हैं, बड़े बड़े पुराने ज़माने की जो हमारे पुस्तकें मिलती हैं पुरानी, जी जी उनमें डायरेक्ट गौमूत्र नहीं, जी जी उसको एक विधि के तहत, प्रोसेस के तहत गुजार करके फिर वो एक बनाया जाता होगा सिस्टम, जो डालने की बात कही जाती है। उसके क्या लाभ हैं वो तो वो जब पुस्तकें पढ़ी जाएंगी तो उसका लाभ और जी, उसकी विधि पूरी जी, हम जी। सबको प्राप्त होगी। गौमूत्र तो लोग पीते हैं, गौ अर्क पीते हैं, जी, जी। उससे उनका अपना लाभ है। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि गौमूत्र है और हल्दी है, जी जी ये पुराने ज़माने की यही सबसे बड़ी दवाइयाँ थी। बिल्कुल बिल्कुल। हल्दी तो एंटीबायोटिक है। जी हमारे यहाँ गौमूत्र में गंगा का वास है। गौमूत्र पर ना आज बड़े बड़े मेडिकल विभाग के लोग रिसर्च कर रहे हैं और मेडिकलों में ना अवेलेबल है गौमूत्र, जी जी तो वो अपनी जगह काम कर रहा है। लेकिन आँखों पे डालने के लिए उसका जो प्रोसेस है वो अलग है। अच्छा, सबसे मोटा चश्मा हमने देखा है बच्चों को या किसी को भी, कितना मोटा चश्मा, कितना हाई होता है, कितना हाईएस्ट नंबर है उसका, वो कितना लो, कहाँ से शुरू होता है कहाँ जाता जी है? महाराज जी, लोएस्ट टू लोएस्ट जो किसी की आंख में चश्मे का नंबर हो सकता है वो हो सकता है 0.25, और हाईएस्ट नंबर जो आज तक मैंने देखा है वो -32 का देखा है, -32। तो उस इंसान का जो चश्मा था वो इतना मोटा था, हाँ, और फिर उसको हमने ठीक कर दिया, उसका चश्मा हटा दिया। तो उसके लिए महाराज जी हमें एक लिम्का रिकॉर्ड भी मिला है कि सबसे हाईएस्ट नंबर है जो इंडिया में ठीक करा गया है। वाह, तालियां होनी चाहिए डॉक्टर साहब के लिए। सबसे हाई चश्मा को इन्होंने, नंबर वाले चश्मा को उतार दिया।
अपने उपचार, आपकी उम्र कितनी है? महाराज जी मैं 33 ईयर्स ओल्ड, 33। अच्छा, जी तो आपकी पढ़ाई पूरी कब हुई और आपने ये इतने कम समय पे आपने इतने हॉस्पिटलों को कैसे तैयार किया? महाराज जी एक्चुअली मैं एक सेकंड जनरेशन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ। आपके पिताजी भी मेरे डॉक्टर? पिताजी भी आंखों के डॉक्टर हैं। वाह। तो उन्होंने 30 साल पहले ये शुरू करा था एक मकसद के साथ कि एक दुनिया की टेक्नोलॉजी को अपने भारत के लोगों के लिए लाना है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमने ये हॉस्पिटल बनाया था। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि आज की डेट में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमारे हॉस्पिटल में ना हो और अमेरिका और यूरोप में हो। तो हम बिल्कुल अब दुनिया से एट पार है आज की डेट तो में। आपकी पढ़ाई कहाँ कहाँ हुई? महाराज जी ज़्यादातर पढ़ाई तो मेरी दिल्ली से ही हुई है। कुछ मेडिकल की पढ़ाई मैंने देहरादून, मेरठ, फिर मैंने थोड़ा सा अमेरिका जाके भी 2-3 साल वहाँ पे सीख के वापस आया हूँ। तो अब मैं करीब 5 साल हो गए हैं मुझे जब मैं पेशेंट्स का इलाज अपने हॉस्पिटल में कर रहा हूँ। तो आपके पिताजी भी आपका पूरा सपोर्ट करते हैं, वो भी आपको बताते होंगे, उनका अपना अनुभव तो होगा ही? जी बिल्कुल, पिता का अनुभव के साथ और ज्ञान मिलता है कि कैसे कैसे अपने मरीजों का और भला और मदद कर पाए। अच्छा, पढ़ाई आपने पढ़ी, एक होता है पढ़ना, एक होता है प्रैक्टिकल उस मरीज को देखना और उसे जी। बेहतर करना। जी। तो पढ़ाई और फिर प्रैक्टिकल, ये जी। दोनों में अंतर है कुछ कि नहीं? महाराज जी ये जो मेडिकल की पढ़ाई होती है पोस्ट ग्रेजुएशन की, इसमें दोनों चीज़ें होती है। तो आप सुबह हॉस्पिटल में काम करते हैं, पेशेंट्स का इलाज करते हैं, और शाम को फिर आपके एक कॉलेज की तरह वहाँ पे लेक्चर्स होते हैं, पढ़ाई होती है। तो दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। प्रैक्टिकल के साथ प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरेटिकल भी होता है। कितने वर्ष लग गए आपको ये सब पढ़ने में? महाराज जी टोटल एक सुपर स्पेशलिस्ट बनने में करीब 9 साल लग जाते हैं, 9 से 10 साल। तो सबसे पहले 5-6 साल का आपका MBBS होता है, उसके बाद आप 3 साल का एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करते हो, फिर उसके बाद 2-3 साल की फेलोशिप करते हो जहाँ पे आप सुपर स्पेशलिस्ट बनते हो। तो जो मेरी स्पेशलिटी है वो लोगों के चश्मा हटाने की ऑपरेशन करना मेरी स्पेशलिटी है। मतलब आप चश्मा पहनाते नहीं हैं, आप चश्मा हटाते हैं? जी महाराज जी, चश्मा पहन के हॉस्पिटल आते हैं और बिना चश्मे के एक बड़ी स्माइल के साथ वापस जाते हैं। ये इनकी विशेषता है कि चश्मा पहनाते नहीं हैं, ये चश्मा उतरवाते हैं। अब ऊपर वाले ने महाराज जी इतनी सुंदर आंखें दी हैं, क्यों 2 को 4 बनाना? सही जब है। उनके बिना हम और अच्छी लाइफ जी सकते हैं। सही है, ये बहुत अच्छी बात है। हमें ऐसे ही डॉक्टरों की ज़रूरत है जो हमें चश्मा पहनाए ना, चश्मा उतरवाएं। दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने ये सब पढ़ाई पढ़ी, अब आप काम पे लग गए। अब मुझे ये बताइए कि आप करते करते 10 साल और इलाज करेंगे और लोगों से मिलेंगे, लोगों को देखेंगे, आँखों को देखेंगे, तो ऐसा करते करते आप और बेहतर करते चले जाएंगे ना काम को अपने। जी बिल्कुल तो जो महाराज जी। बेहतर काम करेंगे आज से 10 साल बाद, 20 साल, जो आपका अनुभव आप प्राप्त करते जाएंगे ना, काम के भी तो अपने ज़िंदगी का भी तो एक अपना अनुभव होता है। बिल्कुल बिल्कुल वो अनुभव शायद पुस्तकों में ना पढ़ाया गया हो। बिल्कुल नहीं मिलता। तो आप Experience मानते हैं कि जो जी, अनुभव है बिल्कुल। वो करने से आएगा, वो पढ़ने से नहीं आएगा? बिल्कुल महाराज जी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जो एक एक्सपीरियंस या अनुभव की वैल्यू तो अलग ही होती है। जी। वो तो आप रोज़ रोज़ करके जो सीखते हैं वो किसी भी किताब या किसी भी लिटरेचर में नहीं मिलता। तो वो करने से ही आएगा। जी बिल्कुल। सुंदर। इसलिए हमें हर चीज़ पुस्तकों पे नहीं होती, कुछ हम कर करके अपने कार्य को सीखते हैं। जिसने पहली बार, सपोज जिसने पहली बार आँखों का ऑपरेशन किया होगा, जिस डॉक्टर ने, जी। जिस भी कंट्री का, तो उसने जब सबसे पहली बार ऑपरेशन किया होगा तब तो उसने कोई पुस्तकें ना पढ़ी होंगी ऑपरेशन बिल्कुल की। नहीं। उसने पहले किया, फिर करने के बाद उसने पुस्तक लिखी होगी, बिल्कुल। फिर उसकी लिखी गई पुस्तक को समाज ने पढ़ा होगा, फिर उस पुस्तक को पढ़ करके लोगों ने फिर ऑपरेशन करना सीखा होगा। जी, और ये तो महाराज जी हम भी समझते हैं कि जो मैंने अपना पहला ऑपरेशन करा था और आज जब मैं लाखों लाखों ऑपरेशंस कर चुका हूँ, तो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। प्रैक्टिस और अनुभव के साथ इंसान बहुत आगे अपना स्किल रिफ़ाइन करता जाता है। जी। तो कुल मिला के आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और आपके द्वारा बहुत सारे लोगों का, लाखों लोगों का भला हुआ, चश्मा उतारे गए। आप भी अपने चश्मा को, यदि परेशान है चश्मे से, तो हमारे डॉक्टर साहब हैं। और ये
ऐसे डॉक्टर हैं कि जो चश्मा देने पर विश्वास नहीं, चश्मा उतारने पर विश्वास करते हैं। दूसरा, आखिरी बात डॉक्टर साहब से हम ये करेंगे कि जो हमारी बूढ़ी माएँ हैं, बुढ़ापा है, उस बुढ़ापे में हम क्या खाने को विशेष महत्व दें जिसको खाने से हमें आँखों की रोशनी और पूरा शरीर भी हमारा स्वस्थ रहे। कोई एक ऐसी चीज़ जो खाने की हो, वो संपूर्ण आहार जैसी हो, क्या वो आपके नज़र में है? महाराज जी, ऐसे आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए या मेंटेन करने के लिए कोई मैजिक फूड तो नहीं है, लेकिन जैसे हमने डिस्कस करा, एक बैलेंस डाइट जी। जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, इनका पूरा एक बैलेंस्ड मात्रा हो, विटामिन्स, मिनरल्स, हरी सब्जियां, जो कलर्ड फ्रूट्स होते हैं, पपाया वगैरह, इनको खाना, नट्स को खाना, कॉड लिवर ऑयल, इन सब चीज़ों से जनरली बॉडी और आंखें हमारी हेल्दी रहती हैं। अच्छा, आजकल ना डॉक्टर लोग प्रोटीन वो टैबलेट लिखते हैं कि ये विटामिन्स की कमी है तो ये टैबलेट ले लो, ये टैबलेट सब खानी चाहिए विटामिन की कमी के लिए या प्रोटीन की कमी के महाराज जी, लिए? अगर बॉडी में कमी है हाँ, और उसको सप्लीमेंट करने के लिए दिया जा रहा है तो बिल्कुल ज़रूरी है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं वो है। उसका कोई नुकसान नहीं होता? नहीं, अगर आपकी बॉडी में कमी है, मान लीजिए किसी का विटामिन डी की कमी है, हाँ। वो विटामिन डी के सैचेट्स खा रहा है या इंजेक्शन लगवा रहा है, तो उसको बॉडी को ज़रूरत है, उसको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कभी कभार महाराज जी हम देखते हैं लोगों को ना एक आदत सी बन जाती है, एक हैबिट बन जाती है कि रात को सोने से पहले मल्टीविटामिन की गोली खा ली। मल्टीविटामिन आजकल लोग ऐसे खा रहे हैं जैसे रोटी खाते हैं। बिल्कुल, जैसे खाने के बाद वो सौंफ सबको मिश्री ऐसा खा ली। लगता है कि नहीं जी, 1-2 मल्टीविटामिन तो खानी ही चाहिए, लोगों को ऐसा लगता जी, है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपसे वही मेरा सवाल है कि कुछ लोगों ने आजकल मल्टीविटामिन को रेगुलर कर लिया है। जी जी, वो नहीं जवान करना। लड़के, वो बिल्कुल नहीं करना, वो गलत है। बिल्कुल गलत है महाराज जी, इसको उससे बॉडी को नुकसान होगा। अभी आप यंग हैं, आपकी बॉडी सब झेल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे ये उम्र बढ़ेगी तब आपको पता लगेगा कि कितना आपने जहर अपनी बॉडी के अंदर डाल दिया। अच्छा, तो ये भी एक जहर है? महाराज जी, बॉडी में कोई भी चीज़ आप एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, उसका अपना फ़ायदा और नुकसान दोनों है। तो इसको बहुत ध्यान से हमने देखना है कि अपने शरीर के अंदर हम क्या डाल रहे हैं। ये सब शराब, सिगरेट वगैरह, ये सब जहर है बॉडी के लिए, सब टॉक्सिन्स हैं बॉडी के लिए। इन सब चीज़ों में फ्री रेडिकल्स होते हैं, इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, पूरी बॉडी को नुकसान होता है। वाह। आप में से किसी का सवाल है आंखों से संबंधित डॉक्टर साहब से? राधे राधे डॉक्टर साहब। राधे राधे बच्चे। मेरा ये सवाल है कि मेरा यूपी पुलिस का मेडिकल है, तो मेरा नंबर है चश्मे का, तो उसके कैसे हट सकता है? उसका बिना चश्मे के मैं देख सकती हूँ पूरा कि नहीं? बिल्कुल, आजकल जैसे महाराज जी से बात हो रही थी, आजकल कई तरह के ऑपरेशंस अवेलेबल हैं जिससे हम चश्मा हटवा सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं इन सब मेडिकल्स के लिए। यूपी पुलिस हो गया, डिफेंस हो गया, आर्मी नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, एसएससी हो गया, जेडी, सीपीओ, एएलपी, रेलवेज, इन सब के मेडिकल्स के लिए आते हैं। तो इन सब मेडिकल्स के अपने क्राइटेरियाज होते हैं, तो वो हम चेक करके पेशेंट से डिस्कस करके फिर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। जी, लेकिन बिल्कुल अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर है और आपको गवर्नमेंट मेडिकल क्लियर करना है तो बहुत प्यार से हम लेज़र से चश्मा हटा सकते हैं और आप मेडिकल को क्लियर कर सकते हैं। जी, थैंक यू। ये दादाजी हमारे चश्मा लगाए बैठे हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका चश्मा कैसे उतरेगा। डॉक्टर साहब राधे राधे। राधे राधे सर। सर ऐसा है कि मैंने आज ही चश्मा बनवाया है, उसने कहा है कि आपकी जो एक आंख है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम सी है, वो मोतिया शायद स्टार्टिंग हो रहा है, तो क्या ये भी ख़त्म हो सकता है? जी सर, जैसे हम बात कर रहे थे कि ये जो मोतियाबिंद या कैटरैक्ट की बीमारी है, ये तो हर इंसान को आनी है और इसका जो इलाज है एक छोटे से 10 मिनट का ऑपरेशन है, जिससे हम ये जो आंख के अंदर का लेंस सफ़ेद हो गया है इसको निकाल कर आँख में एक नया लेंस डाल देते हैं। और आजकल सर ये ऑपरेशन इतने बढ़िया हो गए हैं कि इन ऑपरेशन में कोई दर्द, इंजेक्शन, टांका, ब्लेड, पट्टी, हॉस्पिटलाइजेशन कुछ नहीं होता। सिर्फ 5 से 10 मिनट में आंखों में ड्रॉप्स डाल के, बूंदे डाल के ऑपरेशन कर दिया जाता है। अगले दिन नज़र भी साफ़ हो जाती है और 3-4 दिन में अपने रोज़मर्रा के काम भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक मैं चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर हमने ये सुना होता है कि अगर आँख में मोतियाबिंद आ जाए तो उसको पकने दो। तो पकने का मोतियाबिंद का वेट नहीं करना। आज की डेट में हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन जितना कच्ची स्टेज पे करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, पकने की ज़रूरत नहीं है? नहीं महाराज जी, ये जो कॉन्सेप्ट था कि मोतियाबिंद को पकने दो तो ऑपरेशन करेंगे, अब ये सब पुराने हो गए महाराज जी। सुनो, अब पकने की ज़रूरत नहीं है, कच्चे में निकाल फेंको। डॉक्टर साहब आपका एड्रेस?
हाँ जी सर, मैं दिल्ली में काम करता हूँ I7 हॉस्पिटल, और मैं लाजपत नगर में बैठता हूँ। वो मैं अभी आपको बाद में मिल लूँगा इसके बाद। ठीक है जी, ओके वंडरफुल। जी। राधे राधे डॉक्टर साहब। राधे राधे बच्चे। जी डॉक्टर साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा एक छोटा भाई है, मैं उसे कई जगह लेके गया हूँ, जहाँ भी उसका चश्मे का नंबर 14 से 15 नंबर है, जहाँ भी लेके जाता हूँ कि चश्मा नहीं हट पाएगा, इतने का लेज़र नहीं होता, ये सब मुझसे कह के मना कर दिया गया। मैं जहाँ भी गया हूँ मतलब मुझे निराशा ही मिली है कहीं से भी। तो आप कोई इलाज या आपके हॉस्पिटल में ऐसा कुछ हो? हाँ जी बिल्कुल, इस चश्मे को 14 नंबर के चश्मे को आज की डेट में हटाया जा सकता है। और जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि चश्मा हटाने के लेज़र वाले ऑपरेशन होते हैं, लेकिन ये जो लेज़र वाले ऑपरेशन है ये 8 नंबर तक का चश्मा हटा सकते हैं। तो किसी भी इंसान के चश्मे का नंबर अगर 8 से ऊपर है तो एक दूसरा ऑपरेशन जिसको ICL कहते हैं, उससे हम एक आंख में पतला सा लेंस डालते हैं और चश्मे का नंबर ठीक करते हैं। तो आज की डेट में जैसे हम महाराज जी से बात कर रहे थे, आधे नंबर से लेके 32 नंबर तक का चश्मा बिना किसी प्रॉब्लम के बहुत प्यार से हटाया जा सकता है। तो कभी आप उनको मेरे पास लेके आइए, मैं उनको चेक करूँगा और ICL टेक्नोलॉजी से हम उनकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू। राधे राधे साहब। राधे राधे। सर मेरी जो बहन की बेटी है उसके दोनों आँखों में नंबर हैं, पर उसे जहाँ भी लेके जाते हैं वो कहते हैं कि दोनों आँख वीक हो गई है, ये एक्सरसाइज से ठीक होगी, क्या ये सही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएं। कितना उम्र हो गया उनका? उनकी उम्र है 6 से 7 साल है बच्चे की उम्र। राइट। तो बच्चे यूजली ऐसा होता है कि अगर आपका चश्मे का नंबर है और सही समय पे अगर चश्मा नहीं दिया गया तो पूरी उम्र के लिए आंख कमज़ोर रह सकती है। इस प्रॉब्लम को हम लोग लेज़ी आई या अम्बलायोपिया कहते हैं। लेकिन अगर उनकी उम्र अभी 6-7 साल है तो अभी भी हमारे पास टाइम है, 2-3 साल थोड़ा सा एग्रेसिव इलाज करके काफ़ी हद तक हम अम्बलायोपिक थेरेपी से उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। वो कंप्यूटर वाला कुछ कह रहे थे, तो ऐसा हो बिल्कुल, सकता तो है? इसमें कुछ कंप्यूटर की एक्सरसाइजेस करनी होती है और थोड़ा बहुत हॉस्पिटल में आके रेगुलर चेकअप्स कराने होते हैं। लेकिन ये सारा आपको 8-9 साल की उम्र से पहले करना है। अगर वो उम्र क्रॉस हो गई तो आपकी आंख डेवलप हो जाएगी, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर पूरी उम्र के लिए अंधापन रह जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। राधे राधे। डॉक्टर साहब, मेरा नाम दीपक गिरी है और डॉक्टर साहब मैंने अखबार में पढ़ा था कि शराब पीने से आंखें ख़राब हो जाती हैं, और मैं पिछले 10 साल से शराब पी रहा हूँ, मेरी आंखें अभी तक ठीक है। महाराज जी 10 साल से शराब पी रहे हैं। अभी और कितने साल पियोगे? जब तक खराब नहीं कर लोगे मानोगे नहीं ना, खराब करके मानोगे। जी नहीं महाराज जी। हैं? खराब कर लो फिर तब समझ में आएगी। शराब पीने से केवल आंखें नहीं, बुद्धि भी खराब होती है जी। परिवार भी खराब होता है और पूरा शरीर भी खराब होता है, जीवन भी खराब होता है। तो अभी शराब और पियोगे कि बंद करोगे? छोड़ दूंगा। कब? जल्दी। तारीख? डिसाइड नहीं कर सकता। तारीख नहीं बताओगे? नहीं, कंफर्म नहीं है सर। क्यों? बेटा है आपका? जी। वो भी पीता है शराब? नहीं, छोटा है। अरे छोटा है तो क्या चम्मच से पिलाया करो यार, तू भी पी। और क्या, जब बाप पी रहा है तो बेटा भी पिए। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। तुम 1 बोतल पियो, वो 4 बोतल पिएगा। सीखेगा तो तुमसे ही ना। अब देखो ये डॉक्टर हैं, इनके पिताजी डॉक्टर थे तो ये डॉक्टर है। पिता की विरासत इन्होंने संभाली, तो आपका बेटा आपकी विरासत संभालेगा। कभी हमारा बाप शराबी था, हम शराब संभालेंगे। तो क्या सिखाओगे बेटे को? नहीं, छोड़ देंगे सर। कब? तारीख? अभी से। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम। अब जरूरत नहीं है चश्मे की, अब तुम ठीक रहो। तो बस अब छोड़ दिया तो फिर अब किस बात का अंधापन। लेकिन ये जो आपने सवाल पूछा सर, ये बिल्कुल सही है। जो कच्ची शराब होती है, जो जहरीली शराब होती है, इसमें एक मिथनॉल करके चीज़ होती है। तो अगर आप ये शराब पी लेते हैं जिसमें मिथनॉल है, जो कच्ची शराब है, उससे हमारी आंखों की नस में डैमेज हो सकता है और इंसान अंधा हो सकता है। तो अक्सर आप अखबार में ऐसा पढ़ते होंगे कि जहरीली शराब से लोगों ने अपनी आंखों की नज़र खो दी। तो ये बिल्कुल सच है। नकली शराब या उस जो कच्ची शराब होती है उससे अंधापन आ सकता है। ओके डॉक्टर नो। अब तो नहीं पियोगे ना? नहीं सर। बस अब तो अंधापन की जरूरत ही नहीं है। राधे राधे। राधे राधे। मैं नाथद्वारा श्रीनाथ जी की नगरी से आई हूँ, राजसमंद से। मैं इसका लाइव उदाहरण हूँ कि ये जो लेज़र ऑपरेशन होते हैं वो सक्सेसफुल है, क्योंकि 2012 में मेरी दोनों आँखों का लेज़र ऑपरेशन हुआ है और दोनों आँखों का जो चश्मा था वो अलग अलग मतलब नंबर था। जी, और
मैंने 2-3 महीने जो ड्रॉप वगैरह डालना होता है सब कुछ वो प्रोसेस किया है और सक्सेसफुल है। अभी तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। और आप जो बता रहे हैं कि 8 नंबर तक होता है वो भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरे साथ में जिसने करवाया था उसके 7 नंबर था, उसके एक ऑपरेशन किया गया मेरे साथ में, फिर सेकंड में उसके दूसरा ऑपरेशन करके उसके भी सक्सेसफुल है। तो इसकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है जी। और ये ऑपरेशन जो है महाराज जी ये पिछले 30 सालों से अवेलेबल है। तो 30 सालों से इन ऑपरेशन की एक अपनी क्रेडिबिलिटी है कि ये टाइम के साथ टेस्ट हो चुके हैं। तो आजकल जिन माताओं ने ऑपरेशन कराया था मेरे फादर से अपना चश्मा हटवाने का ऑपरेशन, अब आजकल वो अपने बेटों बेटियों को लेके मेरे पास आते हैं कि वो ऑपरेशन आपके फादर ने कराया था, बच्चों को लेके आए, आप हमारा ऑपरेशन कर दो। इतनी सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल। सर ये लेज़र ऑपरेशन करवाने के बाद 45 प्लस या 50 प्लस के बाद फिर से आंखों में चश्मा आ सकता है या फिर लाइफ टाइम के लिए ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल। तो जैसे अगर किसी इंसान ने 18-20 साल की उम्र में लेज़र से चश्मा हटवाया है तो 18 साल से लेके 40-45 साल की उम्र तक तो कोई चश्मा नहीं पहनना, ना दूर का चश्मा ना पास का चश्मा। लेकिन 45 की उम्र के बाद हम सबकी आंखों में पढ़ने का नंबर आना है, हर इंसान की आंख में, उसको हम नहीं रोक सकते। लेकिन आजकल पढ़ने का चश्मा भी लेज़र से हटाया जा सकता है। तो वो भी आपको पहनने की ज़रूरत नहीं है, बस वो ऑपरेशन आप करीब 45-50 की उम्र में करवा सकते हो। राधे राधे महाराज जी। खुश रहिए। सर मेरा क्वेश्चन है, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं चाहे 2 व्हीलर से करें चाहे बाइसिकल से करें, जब ट्रैवलिंग करते उस टाइम जब ट्रैवलिंग करते टाइम हमारे आंखों में हल्का हल्का धुंधलापन आता है, ऐसा क्यों होता है? बच्चे जब आप लोग ट्रैवल करते हो धूल मिट्टी में निकलते हो तो इन धूल मिट्टी से जो हमारी आंखों की ऊपर की सतह है इसमें एक टीयर फिल्म होती है, ये ब्रेक हो जाती है और इससे आपकी आंख में ड्राइनेस और एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। और जब ये इश्यूज आते हैं तो थोड़ी सी नज़र भी धुंधली हो सकती है। और एक और क्वेश्चन है, कोई कोई बोलता है कि जब हम सो के उठते हैं जो हमारा थूक रहता है उसको आँख की पलके के नीचे डालना चाहिए, वो क्या सही है क्या? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसा करने का क्या एडवांटेज है, ऐसा क्यों करते हैं लोग? लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि आँखें की जो रहती है उससे थोड़ा चमक आता है, आँखों में थोड़ा दूर की रोशनी क्लियर दिखती है। इस चीज़ से किसी भी इंसान की रोशनी नहीं बढ़ सकती। आप बेशक पूरी ज़िंदगी अपनी थूक आंख पे लगा लो, इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। थैंक यू। राधे राधे सर जी। राधे राधे जी। मैं नवसारी गुजरात, अरुण नाम है मेरा, मैं मेंटेनेंस में नौकरी करता हूँ। हेलो, मेंटेनेंस में नौकरी करता हूँ। तो ये आँख डाबी आँख मशीन में कुछ लग गया तो गुजरात में डॉक्टर को दिखाया मैंने, नवसारी आई हॉस्पिटल में, वलसाड़ में दिखाया, प्राइवेट ट्रस्टी ऑपरेशन। तो बोले आँख में नहीं दिखेगा, उसमें क्या की फट गई, लोही जाम हो गया है। ये आँख से जगह जगह दिखता है, नहीं आँख से दिखता नहीं, तो अभी बनेगा ही नहीं बनेगा, वो कैसे बोलूँ? सर इसमें जो आप बता रहे हैं कि आप 2-3 डॉक्टर से मिल चुके हैं, सब ने बोला है कि कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करा जा सकता, तो उम्मीद कम है। लेकिन एक बारी अगर मैं किसी दिन आपको खुद चेक कर लूँ तो मैं बता पाऊंगा कि अगर किसी तरह का नया इलाज अगर कोई आया जिससे हम मदद कर सकते हैं। चलिए जी, डॉक्टर साहब से मिल लीजिएगा, डॉक्टर साहब बताएंगे। जी। बहुत सुंदर, आप सब लोगों को आज डॉक्टर साहब की बहुत सारी जानकारी मिली और डॉक्टर साहब ने जो जो बताया है उसे सुनिएगा, ध्यान से अमल कीजिएगा, उस रास्ते पर चलिएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही मंगल कामना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डॉक्टर साहब का, आज आप आए, अनमोल समय आपने दिया। आप आते रहिएगा और ये हमारे सभी भक्तों का इलाज इसी तरह होता रहे, ये स्वस्थ रहें, बस ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। आप सब सुखी रहें, यही मंगल कामना है।